हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 8 मैथमेटिक्स PT1 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो है इसे आप यूज कर सकते हैं अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आप क्वेश्चन पेपर को पूरा मैं डिस्कस करूंगा और साथ के साथ आपको ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन बेसिस पे के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, ये जो आपका एग्जाम है 40 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 20 आपके MCQ नेचर के क्वेश्चन होंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको उससे सॉल्व करके दिखाना होगा। और MCQ में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें 3 ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, 1 ऑप्शन जो होता है वो राइट होता है। तो राइट ऑप्शन आपको टिक करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है कि 6 इज इक्वल टू Z+2, और यहाँ पे Z की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो Z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो +2 है उसे शिफ्ट करोगे। तो जब आप इसे शिफ्ट करोगे तो 6 - 2 हो जाएगा, यानी 4 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। -13 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है। देखो, मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, उसके इनवर्स की बात की जा रही है। तो यानी कि अगर a है तो a का इनवर्स क्या होता है, 1/a हो जाता है। इसी तरह से a की जगह यहाँ पे क्या है, -13 है, तो -13 का क्या हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो आपको इसमें नेगेटिव वाला चूज कर लेना है, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे प्रॉपर्टी का नेम पूछा जा रहा है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें a मल्टीप्लाई बाय b जो होता है वो इक्वल टू होता है b मल्टीप्लाई बाय a। इस प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू आपके पास ये रही, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आपके पास ये 4 प्रॉपर्टी ऑप्शंस में दे रखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और फाइनली लास्ट में बोला जा रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब यहाँ तो ये तो समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन का ये हिंट आपको मिल गया। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसमें डी पर टिक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 का आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है आपके पास 2/8, इसका नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, -2/8 इसका नेगेटिव नंबर हो जाएगा, यानी आप ए इसका आंसर बोल सकते हो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जिसमें आपसे एडिटिव आइडेंटिटी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखी 1, 0, -1 और नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आ जाता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी से सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे ये जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है इसे आपको सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। तो जैसे आप -3/2 है, इसे एज इट इज लिख लोगे। ये जो मल्टीप्लाई में है इसका साइन चेंज करके मैंने यहाँ, सॉरी ये डिवाइड में है, साइन चेंज करके मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि 2/5 कन्वर्ट हो जाएगा 5/2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये 15/4 आपके पास रिजल्ट आ रहा है। नेगेटिव नंबर है इसलिए माइनस का साइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि सॉल्व करना है आपको टी की वैल्यू के लिए। और क्वेश्चन जैसे है सॉल्व द इक्वेशन फॉर टी। अब टी के बारे में जो इक्वेशन आपके पास है, टी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 है। तो टी की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं 10 जो है 10 के साथ जो 5 यहाँ डिवाइड में था, जब इसका साइड चेंज करोगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 10 की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। तो यानी कि सी जो आपका होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, जो भी है आपको ये फाइंड आउट करनी है। और जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो कुछ इस टाइप से है, 2x - 3 इज इक्वल टू x+2। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है x के लिए। तो 2x जो यहाँ पे है, इसके साथ जो ये राइट साइड में आपके पास जो +x है इसका साइड चेंज कर लेंगे, ये -x हो जाएगा। और 3 जो माइनस में था साइड चेंज करोगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपके पास 5 आ जाएगा। तो देखो बी आपके पास ये आंसर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे बोला गया कि अल्फाबेट ओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओ किस चीज का एग्जाम्पल है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको गिवन है कि सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। तो जैसे बोला जा रहा है कि ओ किसका एग्जाम्पल है कि नॉट क्लोज्ड है, जबकि आप देखोगे ओ क्या क्लोज्ड है, तो ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट बोला है सिंपल क्लोज्ड कर्व, कि एक सिंपल सा क्लोज्ड कर्व है, ये आपको ऑप्शन बोला जा रहा है।
हाँ लगभग लग रहा है ये आंसर हो सकता है, बट हम पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले एक बार। अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ये क्लोज कर्व तो है बट सिंपल नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो जो भी आपको आंसर लग रहा है उस पर आप टिक लगा लोगे। मुझे भी कमेंट करके बताना कि बस 9th का आंसर है क्या। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बोला गया अ पॉलीगॉन हैविंग अ 5 साइड इज नोन एज, एक पॉलीगन है जिसके 5 साइड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 5 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, पेंटा मीन्स 5 होता है, और अगर आप जो ऐड कर गया आप बोल सकते हो कि पेंटागन्स मीन्स है जहां पे 5 साइड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें रेक्टेंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल किस टाइप का डायग्राम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेगुलर पॉलीगन, ये आपसे बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, या नन ऑफ अबव। तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, और 12th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें, जिस तरह जो भी 4 साइड वाला जो आपके पास है, तो इसमें डायगोनल कितने बनेंगे? 2 क्रिएट होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड इज नोन एज, एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल ही बनेगा, है ना। तो अब इसमें जैसे ऑप्शंस आपको गिवन है कि रेगुलर ट्राइंगल, रेगुलर ट्राइगोन कुछ भी नहीं होता, ट्राइंगल है आपका रिजल्ट, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। बाकी कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल सकते हैं कि रेगुलर ट्राइंगल भी हो सकता है, या फिर ट्राइंगल भी हो सकता है, या फिर इक्विलेटर ट्राइंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बेस्ट आंसर जो भी लग रहा है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपने आंसर पर टिक लगा सकते हो। 13 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट में, इसमें एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें ब्लैंक स्पेस है, उसे हमें फिल करना है। सम ऑफ डैश ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। 360 किसका सम होता है? कौन से डायग्राम के अंदर होता है? तो जैसे 360 की बात की जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन में तो हमारे पास 180 होता है, लेकिन अगर पॉलीगन की बात करें जिसमें 4 एंगल होंगे और जब जाके ये 360 होगा, तो इस टाइप का आपके पास ऑप्शन दिया है नो एंगल और इंटीरियर एंगल का सम जो है, और जो सम होता है वो आप कह सकते हो। तो ये जितने भी रेक्टेंगल हो गया, आपके पास स्क्वायर हो गया, इन सब में इसका जो सम होता है 360 होता है। और जो हम एंगल मेजर करते हैं वो कैसा होता है? इंटीरियर एंगल होता है। जैसे मैं स्क्वायर की बात करूँ तो इसके जो चारों जो इंटीरियर एंगल है, ये क्या आपका 90-90-90 करके होता है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं ये इन साइड में होता है इसके, तो आप आंसर में 20 में टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स देन इट इज। देखो यहाँ पे बोला कि पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, काइट बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर पेयर जो इसके साइड्स होंगे वो पैरेलल होते हैं, जैसे स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या होता है? ये पैरेलल होते हैं। तो रेक्टेंगल आपके पास ऑप्शन में भी है और स्क्वायर भी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ही करेक्ट आंसर हो सकते हैं आपका, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी है। तो जो भी है आपके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर है, आप इस पर टिक लगा सकते हो। वैसे तो दोनों में ही पैरेलल साइड्स जो है वो क्या है, यहाँ पे भी ये पैरेलल है और यहाँ पे भी पैरेलल है, इधर भी ये पैरेलल है दोनों, और इधर भी आपको ये पैरेलल दिख जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। अभी तक आप राइट स्टेटमेंट चूज कर रहे थे, बट क्वेश्चन नंबर 16 में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट, अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, कि ये बोला जाए पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जो इसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट बोला जा रहा है अपोजिट एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर, कि अपोजिट एंगल जो होंगे सेम वैल्यू होगी उसकी, ये नेक्स्ट बोला जा रहा है। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये तो राइट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट तो हमें लेना ही नहीं है, डी वाला, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें लेना है। तो जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप से चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट, देखो ये आपको याद रखना है जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे, तो इनकरेक्ट और करेक्ट ये सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लेना, बॉक्स बना लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको गलत वाला स्टेटमेंट चूज करना है या राइट वाला। ठीक है, तो ताकि ये मिस्टेक्स ना हो आपसे। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात बोली जा रही है, उसे चूज करो। अ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, कि जो रोम्बस होते हैं उसके जो बाइसेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ ए इक्वल लेंथ, इसको जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, ये आपसे बी में बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है
द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच। ये तीनों जो स्टेटमेंट आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन डी पे लगाना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑल आर करेक्ट। कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, हमें लगता है करेक्ट है और करेक्ट ही पूछा गया तो ए लगा के छोड़ देते हैं, बाकी क्वेश्चन रीड नहीं करते। तो पूरा क्वेश्चन रीड करना, बाकी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं, और लास्ट जो ऑप्शन डी है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, और 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अ नंबर ऑफ ए फॉर्म p by q is said to be a rational number if। देखिए p by q की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं, और इसमें कंडीशंस क्या होती है कि जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि भी जो ये इसमें कौन सा ऐसा जिसमें नॉट इक्वल टू जीरो बोला गया है। तो देखो यहाँ पे एक तो ये आपका जो b वाला है इसमें नॉट इक्वल टू जीरो बोल रखा है, और एक d में भी आपको नॉट इक्वल टू जीरो q के बारे में बोला जा रहा है। बट p की बारे में अगर d वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो p की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर क्या लगा लोगे, b पर टिक लगा लो। p की वैल्यू जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैंडेटरी नहीं है, बट q की वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखना है, और दोनों कैसे नंबर होंगे, दोनों ही इंटीजर होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है जो गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो चेक करना है, और ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन के अंदर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जाए रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होते हैं। और फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होते हैं। और फाइनली लास्ट में बोला जा रहा है कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन के अंदर क्लोज होते हैं। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है, करेक्ट आंसर का मतलब है जो स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, उस रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको पिक कर लेना है, वही आपका आंसर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जहां आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि जो x की वैल्यू से फाइंड आउट करो। क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो गया, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो 7x को इधर रहने देते हैं, 26 के साथ जो -9 है आपके पास, इसका साइड चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और इस तरह से इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 7x है, और जब इसे प्लस कर लोगे तो ये आपके पास 35 हो जाएगा। और x की वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए जो 35 है, 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। और जब 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। यानी बी जो ऑप्शन आपको गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं, और उन सबको सॉल्व कैसे करना है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जो चीज क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइक जरूर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें हमें सॉल्व करके दिखाना होता है। इसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं, बल्कि हमें क्वेश्चन को नोट करना होता है, क्वेश्चन जो भी गिवन है उसका सोल्यूशन स्टेटमेंट जो भी है उसे प्रॉपर सॉल्व करके हमें दिखाना होता है। जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जो कि आपका 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइट द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, एक रैशनल नंबर आपको लिखना है, तो कोई भी एक एग्जांपल आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 में व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल अंडर ए रेगुलर पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के अंदर एक मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी इंटीरियर एंगल की, ये आपसे बोला जा रहा है। तो मोर देन 0 कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको बोला जाए रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको ये 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो जो आप चाहो तो इसे नंबर को ब्रेक करके या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके इसे आप नंबर लाइन में से जो भी है प्रेजेंट कर दोगे। ये जो काम आप जो करोगे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये जरूर मेंशन करना क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। और फाइनली नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको बोला जा रहा है फाइंड द अननोन एंगल x। अब ये जो डायग्राम आपको गिवन है, इस डायग्राम की बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये जो x की वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आपके पास जो डायग्राम है ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का ऑल 4 एंगल का सम्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब सपोज अगर एक एक करके सबका मैं नाम रख लूं, ठीक है, एक एक एंगल का, ये फर्स्ट एंगल है, इसको मैं एंगल 1 रख लेता हूं, या फिर ABCD भी रख सकते हो। ये A हो गया पॉइंट, ये B पॉइंट हो गया, ये आपका C पॉइंट हो गया, और ये D पॉइंट हो गया। ठीक है, इस वाले को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री जो है ये आपको गिवन है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मीन्स इसका जो इंटीरियर एंगल होगा ए
ए की वैल्यू भी क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये 90 आ गया, ये 60 आ गया, 70 आ गया। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एंगल D जो कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ये मैं अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा कि जो भी सम है हमारे पास 360 जो टोटल सम होता है उसमें से रिमेनिंग एंगल माइनस कर दूंगा। यानी कि एंगल D की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 360 में मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा एंगल A की वैल्यू, माइनस कर दूंगा एंगल B की वैल्यू, और उसके बाद माइनस कर दूंगा मैं एंगल C की वैल्यू। तो एक एक करके सबकी वैल्यू मैं नोट करता जा रहा हूँ। D का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, D का मतलब आपके पास जो x है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं D को रिप्लेस कर देता हूँ x से, 360 माइनस हमारे पास A की वैल्यू देखो 90 है आपके पास, B की वैल्यू आपके पास 60 है और C की वैल्यू आपके पास 70 है। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाले सबको एक बार प्लस कर लो। तो जब इन सबको प्लस करोगे तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस, अब एक बार प्लस कर लेते हैं, तो 90 प्लस 60 करोगे आप तो ये आपके पास 150 हो जाता है। 150 में आप 70 ऐड करोगे तो 220 हो जाता है। तो 220 को माइनस करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 140 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, 140 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज लिखना, ताकि आपको ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें आपको जो है इसे सॉल्व करके जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल x/3 है बटा में, इसको इधर रहने देते हैं, बाकी को शिफ्ट कर लेते हैं, यानी 7/15 जो है इसके साथ ये -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसका आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास ये 15 इधर आ गया, और ये 7 माइनस, अभी जब 7 1 को और 15 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये 15 को इस टाइप से आ जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये x/3 है, और ये जो है जब इसे माइनस करोगे आप तो आपके पास ये 8 आ जाएगा। नेगेटिव नंबर यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है मुझे, ठीक है 15, तो यहाँ पे माइनस का साइन मैं लगा लूंगा, और जो 15 है वो नीचे आ गया। उसके बाद जो 3 जो इधर डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि -8/15 है, और ये 3 इधर आ गया, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा आपके पास। यानी कि फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, अगर x की वैल्यू बात करें तो आपके पास 8/5 आ जाएगा, और माइनस का साइन जरूर लगाना, ये मत भूलना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपको गिवन है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3 के रेशियो में 2 नंबर्स है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बाय 18, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 आपको गिवन है, व्हाट इज द नंबर, तो आप ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स लेट करके इसका नंबर के बारे में आगे कर सकते हो। ठीक है, 5 और 3 का आपको रेशियो गिवन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू आपके पास 18 लिख करके यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, यानी कि 2x जो वैल्यू होगी वो 18 हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, जब 2 1 जा 2 और 2 से 18 को डिवाइड करोगे 9, यानी कि x की वैल्यू आपने ये 9 निकाल लिया। तो जो 5x जो फर्स्ट नंबर है आपका, वो क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे, आपके पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये ऐसे आ गया। और सेकंड नंबर जो 3x है, इसकी वैल्यू निकालोगे, 3x, x की वैल्यू आपके पास 9 है, यानी कि 27, यानी कि फर्स्ट नंबर तो आपके पास 45 आ गया, और सेकंड नंबर आपके पास 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। 15 साइड वाले पॉलीगन का आपको इंटीरियर एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो फार्मूला होता है कि n नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो उसके n नंबर ऑफ एंगल्स की इंटीरियर एक्सटीरियर की वैल्यू निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाओगे, इसे सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद लास्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि सोबास मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द सोबास प्रेजेंट एज। ओके, यहाँ पे सोबा और उसकी मदर की एज के बीच में रिलेशनशिप गिवन है कि जो अगर मैं सोबास की एज की अगर मैं x सपोज कर लेता हूँ, तो इसकी जो मदर का जो एज हो जाएगा वो क्या होगा, 6 टाइम, यानी इट मीन 6x हो जाएगा। x हमारे पास क्या है, सोबास एज है। ठीक है, ओके, और 6x क्या है, उसकी मदर का एज है। यहाँ पे ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। सोबास एज इज 5 ईयर्स फ्रॉम, अब जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। सोबास एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर एज, कि आफ्टर 5 ईयर, जैसे ये तो अभी करंट का सिचुएशन दे रखा है, और आफ्टर 5 ईयर के बारे में कंडीशन दे रखी है कि 5 साल के बाद क्या होगा, कि जैसे सोबा की एज है तो x से क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। ओके,
और शोभा की जो मदर की एज है वो क्या हो जाएगी, वो 6x+5 हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर। अच्छा, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये दे रखा है कि आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा। अभी तो x और 6x है, ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ उसकी मदर का जो एज है 6x+5 जो है, इसका अगर 1/3 करोगे, 1/3 का मतलब है इसे 1/3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब ये शोभा की एज आ जाएगा। शोभा की एज क्या है, x+5 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, 3 जो यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके क्या आ गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, कि 6x+5, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6x को, 6x आ जाएगा, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा। और ये जो 3 है ये इधर x से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 है, ठीक है, और ये 6x+5 और इधर आपके पास 3x+15 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं x वाले टर्म को एक तरफ करता हूं, ये प्लस में था, इधर साइड चेंज किया इसलिए माइनस में हो गया, इधर ये प्लस में था, साइड चेंज किया, माइनस में आ गया। यानी आपके पास 3x इज इक्वल टू आपके पास ये 10 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 10/3 आ गया। ओके, अब जो ये वैल्यू आपके पास आ गई है, x की वैल्यू आई है आपके पास, अब इन दोनों की एज निकालोगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसकी एज है, ये इसकी एज है, और प्रेजेंट एज दोनों की निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप का आपका ये जो PT1 का जो क्वेश्चन पेपर इस टाइप का आने वाला है, इससे आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट है, कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr Krishna Shah, जहां अपने डाउट्स वगैरह पर्सनली आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है।